परवेज मुशर्रफ के बनाए गए मुतनाज़ा नैब ऑर्डिनेंस का मकसद सियासी वफादारियां तब्दील कराना, सियासी जमातों को तोड़ना, मुखालफिन का बाजू मरोड़ना और उन्हें सबक सिखाना था। नैब ना सिर्फ मुतनाज़ा है बल्कि उसका एहतसाब भी यक तरफा है। नैब सियासी तकसीम के एक जानिब के लोगों के खिलाफ कार्रवाई से तो हिचकिचाता है, जबकि दूसरी जानिब से लोगों को गिरफ्तार करके बगैर किसी जवाज और सबूत के महीनों और सालों तक जेल में डाल देता है। साहिबाने इख्तिदार नैब को अपने मुखालफिन दबाने और निशाना बनाने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की कोशिशों को पूरी कुव्वत से दबाया गया। मुसलसल गैर आइनी मुदाखलत, गैर जमहूरी कुव्वतों की ताकत की हवस और कब्जे का लालच आइनी और जमहूरी असूलों की नफी बनता गया। छोटे लोगों को, जी हाँ, सियासी बोनों को चुनकर उनकी नशोनुमा करके अहम ओहदों पर बिठाया गया। बदनुमा माजी और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों को कौम पर मुसल्लत किया गया। नाजरीन, ये तारीखी अल्फाज मेरे नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हैं। अदालत उज़्मा ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा बरादरान की जमानत का तफसीली फैसला जारी करते हुए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को तफसील से बता दिया है। फैसले में कहा गया है कि यह मुकदमा इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल है। नैब ने इस मामले में कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं। दो पार्टियों के सिविल लेन देन को जमीनों पर नाजायज कब्जे का मुकदमा बना दिया। सजा के बगैर गिरफ्तारी शख्सी तौहीन, फर्द और खानदान के लिए बाइस अजियत और बदनामी है। अवाम की नजर में नैब की साख और गैर जानिबदारी मजरू हो चुकी। नाजरीन, नैब अब लाख सफाइयां पेश करे, फेस नहीं केस के जितने चाहे मर्जी डायलॉग सुनाए, मगर हकीकत वो है जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने फैसले में लिखती है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब की फैसला साजी और गिरफ्तारी के इख्तियारात के इस्तेमाल पर भी संगीन सवालात उठाए हैं। ख्वाजा साद रफी की नहीं, मेरी और आप जैसी आवाम ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ये समझने से कासिर है कि आखिर वो कौन से शवाहिद हैं, कौन से सबूत थे जिनको देखते हुए चेयरमैन नैब ने ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मौजूदा सियासी मंजरनामे में नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो आज भी इस मुल्क में कानून की बालादस्ती का ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक गिरफ्तारी से पहले शेर की सूरत में जो पैगाम दिया करते थे, उसे आज भी बाआवाज़े बुलंद कहने की अशद जरूरत है। वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए, हालात के खूनी मंजर से, हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, 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 उस दौर में जीना लाजिम है, उस दौर में जीना लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। आई हैव द मैन ऑफ द आवर साद रफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने आपको, आपके ख़ानदान के सामने, आपके हलके की आवाम के सामने, उन तमाम लोगों के सामने जो आपको देखकर सियासत को लुकअप करते हैं, आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, उनके सामने आपको सुरखरू किया। और अब सीधा सवाल आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साद भाई, क्या आप ये समझते हैं कि जो कानून की, इंसाफ की जो बालादस्ती है, उसकी जंग खत्म हो गई, देर से ही सही आपको इंसाफ मिला, या फिर मैं ये समझूं कि अभी ये जंग शुरू हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, पहले तो बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। मैं आपको सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कभी प्रोडक्शन ऑर्डर पे बाहर आते थे, तब भी आपके प्रोग्राम देखते थे। अब 3 महीने से तकरीबन हम बाहर हैं तो आपको सुन रहे हैं। जाने से पहले भी जेल आपको सुनते थे। तो मैं कोई झूठी तारीफ करने वाला आदमी नहीं हूँ। आप एक बहादुर बेटी है पाकिस्तान की, और आपने बड़ी बेखौफी के साथ जो है वो अपना मौक़िफ़ और कौम का मौक़िफ़ लोगों के सामने रखता है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजतों में रखे। अब आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। सवाल ख्वाजा साहब यही है सादा सा कि इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि आपकी जो एक जंग है इंसाफ की, कानून की, जमहूरियत की बालादस्ती की, वो खत्म हो गई है क्योंकि आपको कहीं इंसाफ मिला? मैं मानती हूँ देर से मिला, आप भी सुना मैंने आपको कहते हुए कि देर से इंसाफ मिला, या मैं ये समझूं कि अभी ये जंग शुरू हुई है? असल में तो ये जंग पाकिस्तान बनने के कुछ ही साल के बाद आइन और कानून की बालादस्ती की और जमहूर की बालादस्ती की शुरू हो गई थी, मगर बदकिस्मती से
7 दहाइयों से ऊपर गुजर गया है, पाकिस्तान अपनी मंजिल पे पहुंचा नहीं, अभी भी हम रास्ते में। मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में मैच्योरिटी आई है, मगर उतनी नहीं आई। और जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गलतियां करके सीख गई, तो अब पीटीआई आ गई है। अब इनको सिखाने के लिए भी शायद एक ढाई चाहिए होगी। इसी तरह मुल्क दो लख्त हुआ, लोगों को गद्दार बना के और बंगालियों के हक हाकमियत को ना मान के, वो एक हमारी बदकिस्मत तारीख है। तो पाकिस्तान के रियासती इदारों में भी और उसके पॉलिसी मेकर्स ने खास तौर पे वो सबक नहीं सीखा जो उनको सीखना चाहिए था। इसी तरह इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी की एक बहुत बड़ी तहरीक चली, हम सब ने जेलें झेली, उसमें इमरान खान साहब भी हमारे साथ थे, पीपल्स पार्टी, हम सब इकट्ठे थे, मीडिया था सारा हमारे साथ। तो सच पूछें तो जेल खाने में भी, और अब जब मैं छोटी जेल से बड़ी जेल में आ गया हूँ तब भी मैं ये ज़रूर सोचता हूँ, और मैंने कुछ जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं उनसे बात भी की कि बतौर एक सियासी कारकुन के जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का बिलीवर है, और एक ऐसे खानदान से जिसका ताल्लुक है जिसने कभी किसी गैर जमहूरी सेटअप का जो हिस्सा नहीं बना, तो मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो जो हमने लॉन्ग मार्च किया था और हम जेलों में गए थे, मैं मियाँ वाली जेल और भावलपुर जेल में था जजिस वाली तारीख में, इसका नतीजा उस तरह से आया नहीं है, सच्ची बात है। और हम खड़े हो गए जजिस की बहाली के लिए, हम नहीं जानते थे उन जज साहिबान को, लेकिन बाद में भी नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए जाते रहे। तो ये जो ताज़ा तरीन फैसला आया है मेरी बहन, ये तो एक रोशनी का मीनार है, लेकिन ये हतमी तो नहीं है ना जी, इसलिए कि इंसाफ मुझे तो चले मिल गया, 1.25 साल 1.5 साल बाद मेरा केस तो अभी भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में है, अभी पता नहीं कितना अर्सा भुगतना है, लेकिन ये तो सैकड़ों लोग हैं जो पूरे मुल्क में है और जो है वो इस नैब के ड्रैकोनियन लॉ के तहत पकड़ा गया या जिनको काबू किया गया है। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, कारोबारी लोग हैं, सरकारी मुलाजम है, उनमें ऐसे भी लोग होंगे जो गलत है, लेकिन बेगुनाह है बहुत बड़ी तादाद में, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा साद भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूंगी, आपकी राय भी चाहूंगी, थोड़ी क्लैरिटी भी चाहूंगी, क्योंकि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कब होती है? जब फैसलों में तजाद आता है। आप मेरे साथ एग्री करेंगे साथ साहब, जिस तरह से आप सियासत को देख रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं, और ये फैसले केसेस तो आपने भुगते हैं हमारे से ज्यादा। जैसे अब आपके ये इस डिसीजन के अंदर, जैसे मैं पढ़ देती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है कि उन्होंने कहा कि भाई आपको पहले अरेस्ट किया गया बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के साबित होने के, लेकिन एट द सेम टाइम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही 2-3 बार, इनफैक्ट हमजा शहबाज साहब जब अपनी बेल के लिए जाते हैं, जमानत के लिए, वो रद्द कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है। यही कंफ्यूजन हमें हुकूमती बेंचेस पे भी नजर आता है। पीटीआई की किसी शख्स से बात करो वो कोई और बात कहता है, किसी से बात करें कोई और बात कहता है। तो फैसलों में, डिसीजंस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मोहतात अल्फाज में ये कहूँगा कि इसी मुकदमे में मेरी और मेरे भाई की जो जमानत है वो लाहौर हाई कोर्ट से, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई थी। ये मुकदमा था। और अगर वो आप ऑर्डर शीट उठाएं तो जो नैब का रेफरेंस था वो उसकी लगता था जैसे महसूस होता था कॉपी पेस्ट है, बल्कि वो जब फैसला लिखा गया और हमने नैब के रेफरेंस को साथ मिला के पढ़ा तो नैब रेफरेंस जो था उसमें भी बात चीजें नहीं थी जो उसमें थी। अब मैं इस पर क्या तबसरा करूं, बात तो सारी मेरे इल्म में है। तो गुजारिश ये है कि जो आज़ाद पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं, जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए हम सारी जिंदगियां लगा देते हैं, वो आज़ाद पाकिस्तान तो मेरी बहन है नहीं। और अगर ये इस तरह ही चलाया जाता रहा कि इंसाफ जो है वो में तखीर होती रही, इंसाफ न दिया गया और इंसाफ मसलहतों के बगैर दिया जाता है, अगर मसलहतों का शिकार इंसाफ होता रहा, वो फिर इंसाफ करने वाले हों या वो सियासतदान हो वो या रियासती इदारे हो, इंसाफ तो हमारे इसमें चेहरे के हाथ में है ना, हम एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं करते। तो आप यकीन करें इस मुल्क को चलाना पहले ही तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ये हाथ से निकल जाएगी सारी बात। बिल्कुल साद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अभी वक्त के लिए। मैं इसी नोट के ऊपर आपसे इजाजत चाहूंगी किसी और अच्छे और बेहतर वक्त पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई बगैर शवाहिद, बगैर किसी सबूत के अरेस्ट नहीं करना। लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि भाई अरेस्ट रखें जब तक मामला हल नहीं हो जाता। एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है और अल्लाह करे कन्फ्यूजन पाकिस्तान के अंदर जो है एटलीस्ट हम सब लोगों के लिए तो दूर हो। मेरे साथ दीगर पैनलिस्ट भी मौजूद हैं जी। वेरी ऑनरेबल जाफर इकबाल साहब PMLN से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुसरत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MP हैं, तर्जुमान है, वन ऑफ द फ्रंट लाइन
कन्वीनर्स फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नदीम असगर कायरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज की रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसर्रत चीमा साहिबा, डायरेक्टली मैं आपके पास आऊंगी। साद रफीक साहब का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिसीजन हो, उनकी गुफ्तगू हो, 87 सफ़ात का ये सफ़ा है, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अगर आप वो 87 सफ़ात का सफ़ा पढ़ें, जो कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि बीइंग इन द गवर्नमेंट आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल नो हाउ होगी आपको कि क्या हुआ है, आंखें खुल जाती हैं। लेकिन आज जब मैं सुबह उठी, क्योंकि कल रात ही ये खबर आ चुकी थी और मेरी कल आपसे जब बात भी हुई, मैं यही प्रिपेयर कर रही थी कि ख्वाजा साद साहब से बात करेंगे इसके ऊपर, मुबारकबाद भी देंगे, उनसे कुछ उनका दिल का गुबार कैथारसिस करेंगे इस शो के अंदर, क्योंकि कल इसी टाइम के ऊपर ये कोई तफसीली फैसला आ गया था। लेकिन आज सुबह 11 बजे हमारी बरादरी के, मैं अगर ये कहूँ कि मेरे दोस्त हैं, मैं अगर ये कहूँ मेरे सीनियर हैं तो गलत नहीं होगा, मतीउल्लाह जान साहब, उनसे राब्ता रहता भी था, चाहे वो स्क्रीन पर काम करें या ना करें। अभी 4-5 दिन पहले भी मेरी उनसे दोबारा बात हुई। आज मुझे पता चला कि भाई उनको कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो उठाकर ले गए हैं, वो गायब हो गए हैं, पता ही नहीं है कि किधर चली गई है। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी शाम को जब मैं शो के लिए प्रिपेयर कर रही थी, शीरी मजारी साहिबा हों, आपके वजीर इत्तलात हों, whoever in the government in the center in the federal right now, वो सिर्फ अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि what happened to मतीउल्लाह जान। तो what happened to मतीउल्लाह जान, ये भी तो एक अलमिया है, किस पर बात करूं मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश। सबसे पहले तो आपने अभी साद रफीक साहब को लिया, बिल्कुल ठीक है, उन्हें मुबारकबाद हो। और ये तो PMLN को मैं इसलिए कहूँगी कि जमा खर्च बाकी रखें, इस मुल्क में इंसाफ होगा इंशाल्लाह ताला। अगर नहीं हुआ तो इनके दौर में नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि नैब रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं की। और अगर ये आज आके जबकि आप ये देखें कि अभी सिर्फ माजी के जो केसेस हैं इनके ऊपर बने हुए उनको फेस कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ मिलके, हम अपोजिशन की इनपुट के साथ इंशाल्लाह हर इदारे में रिफॉर्म करेंगे, एक एक इदारे में। उसकी वजह यह है कि देखें बिनिश, हम पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं या जो हम सियासतदान हैं, देखें हमें यानी कि एक 10 मरले का मकान हो और एक प्राइस बॉन्ड निकल आए और फिर उसके बाद अचानक से आपकी इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी हो जाए, तो वो फिर आपकी क्यों नहीं बनी? आप तो बड़ी दिन रात मेहनत करती हैं। सो मनी ट्रेल का पूछे जाना और आपका ये सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और उसमें ये एक बात जो अच्छी बात है इन लोगों की, जिसमें इनको क्रेडिट देना चाहिए कि निशानात इन्होंने काफी माशाल्लाह से छोड़े नहीं है। वो कोई भी हो, माजी में जितने भी लोग जो करते रहे, जो व्हाइट कॉलर क्राइम या जिस तरह से जबरदस्त तरीके से करप्शन इस मुल्क में हुई कि पूरे मुल्क के इदारे तबाह हाल हुए, और अगर फ्लरिश हुआ तो हुक्मरान तबकों का बिजनेस, उनका पैसा बहुत बड़ा, और एक एक करके एक इदारा तबाह हुआ। तो इसलिए तो खुली निशानियां, इसमें कोई बहाम या कोई इस तरह की चीज देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, इनको इंसाफ मिला, ये बड़ी अच्छी बात है। ये इफ ही सेटिस्फाइड, ये और भी अच्छी बात है। जहां तक रहेगी हमारी गवर्नमेंट का या हमारा ताल्लुक, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मैं कह रही हूँ आप सेटिस्फाइड है। आपने बार बार कहा ना ख्वाजा साहब सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड है, अच्छी बात है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी, गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, आप सेटिस्फाइड है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है? जी देखिए बिनिश, आप हमारा जब सुप्रीम कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने कोई भी फैसला किया हो, एक लफ्ज किसी का हुक्मरान जमात में से निकाल दें जिन्होंने उस पर सवालिया निशान उठाया हो कभी भी। ये यही लोग हैं जब इंसाफ इनको लगता है कि जब इनके फेवर में फैसला हो तो इंसाफ है, जिस दिन फेवर में ना हो उस दिन इंसाफ सफा हस्ती से मिटता है। तो वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमेशा कोर्ट्स ने जो जो फैसले किए हमने हमेशा उनको ऑनर किया है, और एक लफ्ज की भी उससे हमने लग्जिश नहीं खाई कि ठीक है जो कोर्ट को बेहतर लगा उन्होंने किया, और उन्होंने जाहिर ठीक बात की होगी। ठीक है, अब जरा मत्ती पे जवाब दे दीजिए, कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ? जी उसमें जो अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जी उनको तो शायद पुलिस ने पकड़ा है, जो अभी इट्स नॉट हतमी मेरे तक भी, बट ये है कि वो फोन के फेंकने से थोड़ा सा बहाम है। लेकिन उनकी फैमिली को चाहिए दे शुड कांटेक्ट द पुलिस, और पुलिस ने उनके कर लिया थाने में बैठे में है। उनकी बेगम नहीं बताया कि किस तरह से, और जो वीडियो आई है, पता है क्या सवाल, मुसरत बहुत लंबा हो जाता, मेरी बहन मेरी दोस्त भी हैं आप, सवाल बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने मुख्तसर सवाल रखा। वीडियो आई, आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी, इस्लामाबाद में जो दोनों हजरात मेरे साथ बैठे हुए ऑपोजिशन को, उन्होंने देखी है वो वीडियो। मुझे नहीं पता उनको कॉम्पिटेंसी का इशू था कि वीडियो डिलीट करना भूल गए या जानबूझकर छोड़ गए ताकि मेरे जैसे लोग उसको देख के डरे। और एक लम्हे के लिए मैं डर भी गई कि एक निहत्ता बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, 10-15 लोग आ गए, भाई ऐसा क्या हो गया, उठाकर ले गए, कोई प्रॉब्लम थी, बुला लेते, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अब मैं यही तो पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आपने पुलिस को ऑप्शन दिया, वो ऑलरेडी उनकी फैमिलीज जो हैं वो पुलिस से राब्ता कर चुकी है, और फेडरल गवर्नमेंट ये बताने से कासिर है कि क्या हुआ,
مجھے اسی کیا ہوا کا جواب چاہیے کہ شاید آپ کو پتا ہو, آپ اتنی ویل کنیکٹڈ ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو مطیع اللہ جان صاحب اگر ان کی فیملی کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ان کو پولیس نے اٹھایا تو پھر تو اس کو اتنا زیادہ جو ہے اتنا زیادہ واویلا کرنا بالکل بھی, یعنی کہ اس کو اغوا کا. جی آپ کو کس نے کہا کہ پولیس نے اٹھایا؟ پولیس نے نہیں اٹھایا, پولیس نے نہیں اٹھایا. پولیس تو خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا. ان کی فیملی پولیس سے رابطہ کر چکی ہے, پولیس اسٹیشن میں موجود ہے, ان کی بیگم نے ہر کنسرنڈ پرسن سے بات کی ہے, لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ مطیع اللہ جان کو کون کہاں اٹھا کے لے گیا. یہاں تک کہ اسلام آباد نے بھی ابھی تک یہ اون نہیں کیا, اسلام آباد پولیس نے ابھی تک اون نہیں کیا کہ بھئی ہماری پولیس نے یہ کام کیا ہے یا ہم نے یہ کاروائی کی ہے. Nobody knows کہ what has happened with مطیع اللہ جان. This is the question, this is the status, کہ کسی کو کچھ نہیں پتا. بیسکلی اس میں صرف اتنا ہی, اگر کسی کو کچھ نہیں پتا تو پھر آپ یہ ضرور جانیں کہ مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ کو پتا ہے, یا جتنا آپ نے سنا ہے اتنا ہی میں نے سنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مطیع اللہ جان صاحب کے بارے میں جو بھی بہتر سے بہتر چیز ہو سکی اس میں گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہمیں بھی ان کے بارے میں پتا چلے گا تو ہم آگاہ کریں گے. چلیں مسرت ایک چیز آگے لے کے جاتے ہیں. فواد چودھری نے اغوا کا لفظ استعمال کیا ہے, شیریں مزاری نے مطیع اللہ جان کے لیے اغوا کا لفظ استعمال کیا ہے, افسوسناک بھی اس کو کہا ہے. آپ مذمت کریں گی اس عمل کی؟ جس نے بھی ان کو اغوا کیا ہے, جس نے بھی مطیع اللہ جان کو اٹھایا, آپ کنڈیم کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, اگر تو یہ اغوا ہے تو پھر تو ضرور کیوں نہیں کنڈیم کریں گی. اور ابھی یہ چیزیں سرفیس ہونے دو نا, تو پتہ چل جائے گا کہ وجہ کیا تھی اور اس کے پیچھے کیا مطلب ایک دو انسیڈنٹس اس طرح کے بھی ہوئے کہ بعد میں جو شیپ دی گئی وہ چیز نہیں تھی اور نکلا کچھ اور. تو ایک ویٹ کریں, جیسے ہی چیز سرفیس ہوگی تو اس میں اگر یہ اغوا ہوا تو ہم ضرور کنڈیم کریں گے. ہم کیوں نہیں کریں گے اگر یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ اغوا تھا یا کوئی اور وجوہات تھی. ٹھیک ہے. جعفر اقبال صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. آپ سے بھی وہ سعد بھائی کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے کے بعد پروگرام میں شرکت ہو رہی ہے, آپ کی بھی 3 مہینے کے بعد یہ شرکت ہو رہی ہے. لیکن سیدھا سوال رکھ دیتی ہوں سر, سسٹم کی بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کا یہ جو ڈیسیشن ہے 87 صفحات کا آپ کے سامنے ہے, مطیع اللہ جان آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, وہ آپ کے سامنے آج پورا سینیریو ہو گیا. میں صرف یہ چیک کرنا چاہ رہی ہوں, یہ جاننا چاہ رہی ہوں بڑی عزت بڑی رسپیکٹ کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے ایک لیڈر ہوا کرتے تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کیا کرتے تھے. کیا وہ بیانیہ ہے, کیا اس قسم کا نیریٹو کوئی ڈسکس ہوتا ہے, کیا آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ اس لیے میں یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ جو 87 صفحات کا فیصلہ ہے نا سر, یہ جو سپریم کورٹ کا ہے, اس کو اگر آپ اس ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو کو بائے کر رہے ہیں اور اس کو سپریڈ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آج بھی کھڑے ہیں نا, تو آپ ان 87 صفحات کو اردو میں ترجمہ کرا کے نا ہر ایک کو دیں تاکہ پتہ چلے کہ عدالت کہہ کیا رہی ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کا 3 ماہ کا گلہ بجا, بہرحال حاضری رہے گی انشاءاللہ. ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ بالکل اسی طرح کاربند ہیں جس طرح پہلے دن میاں محمد نواز شریف صاحب کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا. بہت قیمت چکانی پڑی, چکا رہے ہیں, چکاتے رہیں گے, لیکن اپنے موقف کے اوپر پہرا دیں گے ڈٹ کے, حق سچ کے ساتھ. نیب کی آپ نے بات کی اور اس کو کون کیسے استعمال کرتا ہے. ایک تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو خطاب تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر, جس کو انہوں نے اپنی ماں ہائی کورٹ بار کو گواہ بنا کے جو کچھ کہا تھا, اور دوسری وہ ویڈیو جو عمران خان صاحب کے ایک دوست کے چینل سے جو ہے وہ لیک کی جاتی ہے اور پھر روک لی جاتی ہے جناب چیئرمین نیب کی. اس کے بعد یہ کہنا کہ کون کیسے استعمال کرتا ہے کوئی ابہام والی بات نہیں. سیاستدان, سیاسی جماعتیں, ہم سے غلطیاں ہوئیں, جس طرح مجھ سے سینئر میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا, اس کے اندر آئندہ درستگی کی بھی گنجائش موجود ہے اور کریں گے. رہی بات کہ ابھی آپ نے جس بات پہ محترمہ مسرت چیمہ صاحبہ جو فرما رہی تھیں, اداروں کے اندر اصلاحات کریں گے, یہ 2 سال کے اندر کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کے اندر کچھ سوچا گیا ہو کی ہو. 2 سال کو چھوڑ دیتے ہیں, 5 سال ہوئے BRT پشاور کو بنتے ہوئے, اسی کی کوئی خبر سنا دیں, پھر بھی پتہ چل جائے گا کیا کیا انہوں نے 2 ترامیم فائنانس بل کے اندر کی تھی. ایک علیمہ باجی کو ان کے وہ جو منی ٹریل نہ پوچھنے کی, اور FBR کے ایک آفیسر کو اختیار دینے کی کہ وہ خود ہی ان کے معاملے کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکے یا انہیں کلیئرنس دے سکے. دوسری ترمیم ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص PSL کی فرنچائز خریدے تو اسے ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑے گا. وہ کس نے خریدی؟
जहांगीर खान तरीन साहब ने। फिर अभी ये कह रही थी जी हमें बड़ा ढंग है कि की हुई वारदात को छुपाने का। ख्वाजा साहब के केस के फैसले में बात करते हुए, तो हमें तो कोई ढंग हो या ना हो, लेकिन आपको बहुत ढंग है। आपने 400 गुना अदवायात की कीमतें बढ़ाई, नोटिस लिया, आपने मिनिस्टर को फारिग किया, लेकिन कीमतों में कमी आप नहीं ला सके। आपने चीनी पे बात की 45 रुपए से, जब खान साहब ने नोटिस लिया, आप उस पे इस्लाहात करना चाहिए, आपने बेहतरी लाना चाहिए, कमीशन बिठाया, और वो आपका एक नारा कि जी ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। उसके बाद आज भी 95 रुपीस पर किलो चीनी मार्केट में बिक रही है। ये नालायक कुछ नहीं कर सके। अभी 3 माह नहीं हुए गंदम की फसल समेटी, इनके वजीर कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर खुद इजहार कर रहे हैं पता नहीं 60 लाख टन गंदम कहां गई। आज KPK की रिपोर्ट है कि सिर्फ 15 दिन का जखीरा है, रोटी की कीमत 15 रुपए। ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनकी इस्लाहात हैं, ये इदारों की बेहतरी की बात कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब की बात की, अच्छे दोस्त हैं, आउटस्पोकन हैं, उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ भी होगा, बहुत सारी बातों से इत्तफाक भी होगा, लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर उठाया गया, हुकूमती तर्जमान का ये कहना कि मुझे इल्म नहीं, इन्हें बहुत इल्म होगा। आप अपोजिशन जमातों के बारे में किसी बात का पूछें, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, इनके फोन के अंदर वो सारी चीजें मौजूद होंगी और फर 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 सुना देंगी। आज इनके वजीर दाखिला कहाँ हैं? आज वो अल्लाह को जान देने वाले शाहिद अफरीदी साहब कहाँ हैं? जब जब वो SSP दावड़ साहब को इस्लामाबाद से उठाया गया। जाफर भाई क्या कर रहे हैं? शाहिद अफरीदी, शहरियार अफरीदी, जी, शहरियार अफरीदी, जब SSP दावड़ साहब को उठाया गया तब वो क्या कहते रहे? आज अगर एक सहाफी को, सच बोलने वाले को इस्लामाबाद से उठाया गया, इन्हें नहीं मालूम, ये जरा ट्विटर पे देखें, देखा भी होगा, एक सफेद डाला था जिसके ऊपर सरकारी लाइटें लगी हुई थी, नीली और सुर्ख। एक काले रंग की गाड़ी थी जिसमें काला यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ लोग निकले। एक सफेद रंग की गाड़ी थी जिसमें सिविल कपड़ों में मलबूस लोग थे। और चौथी एम्बुलेंस थी जिसके ऊपर एम्बुलेंस वाली लाइट थी, लेकिन किसी शोबे का नाम नहीं था, वो नामालूम एम्बुलेंस थी। और अभी ये फरमा रही हैं 11 बजे का वाकया है, शाम 7 बज चुके हैं, यानी 8 घंटे हो गए और हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले एक वाकया से लाइलम है। और शिबली फराज साहब, अहमद फराज साहब के साहबजादे, आज उनकी जुबान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुजम्मती लफ्ज नहीं निकला, लेकिन ये क्या करेंगे? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आप रोटी महंगी करेंगे, दवाई महंगी करेंगे, चीनी महंगी करेंगे, और इन सब चोरों को अपने दाएं बाएं बिठाएंगे। और जब मेरे साथ कोई जुर्म हो। शहबाज शरीफ साहब को तो चुप कराया हुआ। अभी आती हूँ वापस दोबारा आपके पास, जरा मैं कायरा साहब को शामिल कर लूँ। नदीम असगर कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आती हूँ। हर एक की अपनी अपनी आवाज होती है। आप जाफर इकबाल साहब हैं, बड़े काबिल एहतराम है, इक्वली काबिल एहतराम है जितने शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन शहबाज साहब की अपनी आवाज है। जी नदीम कायरा साहब, सिचुएशन आपके सामने है। अब आप ये ना बोलिएगा कि मैं बिलावल की आवाज हूं, आप अपनी आवाज अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब की अपनी आवाज है। मुझे ये बताएं कि कितनी APC बुला के आपने अपने शौक पूरे करने ने, होता कुछ भी नहीं है आपसे। कायरा साहब माजरत के साथ, रियली सॉरी, मतलब आप सीधा सीधा आवाम को कहें कि भाई हम टाइम बाय कर रहे हैं। आपने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ कि ईद के बाद हम एक APC बुलाएंगे, गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे, ईद के बाद आ जाना है मुहर्रम, और आप सीधा कहें कि हम जो हैं जरा मौसम ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। आप भी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते और क्रिटिसाइज करते हैं आप मुसर्रत चीमा और उनकी पार्टी को। जी बिनिश, आप पहली बात यह है कि आपने कहा कि भाई आप भी ये ना कह दीजिएगा कि आपकी, मैं भी बिलावल हूँ। हाँ, मैं बिलावल भी हूँ और बिलावल मेरी आवाज़ भी है और मैं बिलावल साहब की आवाज़ भी हूँ। दूसरा, आपने कहा कि APC का, देखिए पहली बात यह है कि हमने लाहौर में भी बैठे, मियाँ साहब की तबीयत ख़राब होगी, फिर हम कराची गए, हमने फिर कहा, हमने तमाम सियासी जमातों से रब्ते किए, फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए, हमने उनसे टेलीफोनिंग रब्ता भी किया। देखिए तमाम सियासी जमातों के अपने नज़रियात हैं, अपना अपना उनका मौक़िफ़ है। जब तुम एक तारीख चलानी है, जैसे फजलुर रहमान साहब ने एक तारीख चलाई तो वो अकेले तारीख चलाई, लेकिन साथ हम सब ने इखलाकी तौर पर उनके आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने की कोशिश की। लेकिन ये अब जो APC हम कर रहे हैं उसमें देखें, अपोजिशन लीडर जो है उनकी तबीयत ख़राब है,
وہ گھر میں ہیں, ان کے نمائندے ملے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں ایک دن میں گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے آپ کہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. ہاں میں آپ کی ایک بات سے اتفاق ضرور کروں گا کہ کچھ سیاسی جماعتیں, ہماری پارٹی کا تو سیدھا کلیئر موقف ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عوام میں جانا چاہیے, ساتھ ملا کر. اس جو گورنمنٹ ہے, جیسے چینی, آٹا, ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے اس ملک میں, کرپشن کے جتنے سکینڈل اس گورنمنٹ میں آئے ہیں کسی گورنمنٹ میں نہیں آئے. تو آج اگر ہم نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے, اس پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو نجات دلانی ہے, تو ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کی شاید مجبوریاں ہیں, کچھ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی مجبوریاں ہیں, وہ وکٹ کی دونوں طرف شاید کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس وجہ سے میرے خیال میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں. نہیں ایسے نہ کریں, لطیفے نہ سنائیں. کس کی مجبوری ہے؟ نام لیں, سیدھی بات میں بیٹھے ہیں, فکر نہیں کریں, دھڑلے سے نام لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میری بات سنیں, یہ تو پبلک کو نظر آ جائے گا کہ اگر جو پارٹی جو ہے وہ مستقبل میں عوام کے لیے نہیں نکلے گی, اے پی سی کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گی, اے پی سی میں تعاون نہیں کرے گی, ندیم بھائی ایسے نہ کریں, ندیم بھائی ایسے نہ کریں. آپ نے کہا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے لیڈران کی کچھ مجبوریاں ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. جی وکٹ کے دونوں طرف کون کھیل رہا ہے بتا دیں سر. آپ بلاول کی بات کر رہے ہیں, آصف علی زرداری کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں نے کہا کہ کچھ نہیں, آپ جعفر بھائی کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں, کا نام نہیں لیا سر. میں وہی تو نام پوچھ رہی ہوں سر, آپ سے نام لیں گے تو میں مسئلہ چیمہ سے بھی کوئی میں نے کہا کچھ جماعتیں ہیں. دیکھ پہلی بات یہ جو آپ نے میں جو کہہ چکا ہوں میں نے کہہ دیا ہے, اب آپ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش تو نہ کریں چھوڑ دیں کہ میں کہوں کہ یہ جماعتیں ہیں. ندیم افضل قاہرہ صاحب, اچھا مجھے بریک لینا ہے. پوری پاکستانی عوام کو آج پتا چل رہا ہے کہ کیوں چھوڑے ندیم بھائی, ندیم بھائی چھوڑ دیں. کون سی جماعتیں جو ہیں وہ نہ تسی لے نہیں سکتے ہو رہی ہیں, نہیں نہ تسی لے نہیں سکتے تو تسی اے پی سی بلانی ہے, چھڑ دو یار, میں نے بریک لینی ہے. جی خیر اینیویز, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میرے پاس صرف بری نہیں بلکہ اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں, اور نیوز کے ناظرین کے لیے اچھی خبر یہ ہے, جس نوٹ کے اوپر میں ایک بریک بھی لینا چاہ رہی ہوں, کہ ہمارے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان صاحب پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن منتخب ہو گئے ہیں. سو کانگریچولیشنز. چودھری عبد الرحمان صاحب ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی ہیں, وہ ڈیزائن تھنکنگ کے گرو ہیں, انٹرپرینورشپ کے پروفیسر ہیں, اور بزنس ایڈوائزر بھی ہیں. چودھری صاحب ریسرچ پڑھانے کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک ماہر کی حیثیت سے, ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے مانے اور جانے جاتے ہیں. اس وقت 20 سے زائد بزنسز کو کامیابی سے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. 10 سال سے روزنامہ نئی بات کے چیف ایڈیٹر ہونے کے علاوہ لاہور رنگ اور نیوز کے چیئرمین بھی ہیں, جو کشمیریوں اور پاکستانیوں کی آواز ہے. چودھری صاحب کا ویژن اور مشن پاکستان کو معاشی طور پر ایک سپیریئر پاکستان بنانا ہے. چودھری عبد الرحمان صاحب کو سیدھی بات بینش سلیم کے ساتھ اور اس کے تمام ناظرین کی طرف سے ڈھیروں مبارکباد. ساتھ ہی ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ چودھری صاحب میڈیا انڈسٹری کو درپیش چیلنجز حل کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے, اور امید کرتے ہیں کہ میڈیا کے جاری بحران کو حل کرنے کے لیے میڈیا اور حکومت کے درمیان حائل فاصلوں کو کم کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے. سو ونس اگین کانگریچولیشنز اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور انلمیٹڈ سپورٹ. اسی نوٹ پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. تینوں مہمان میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں, ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا ہی ہیوی ڈوز شو ہے آج کا, اور بڑے زبردست پینلسٹ ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ, جعفر اقبال صاحب, ندیم اصغر قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, آپ سے رسپونڈ چاہوں گی. باقی ساری باتیں ایک طرف, اپوزیشن اور حکومت اپنا سکور ہر شو میں سیٹل کرتے ہیں, میرے شو میں بھی کر لیجیے گا, لیکن کچھ باتیں بڑی ویلڈ کی. جعفر بھائی کی باتوں سے آغاز کر لیتے ہیں, انہیں کو رسپونڈ کر دیجیے. پہلے آٹا 94% مہنگا, بجلی کے بلز کہاں سے کہاں چلے گئے, چینی کہاں سے کہاں چلے گئی. وہ تو چلو سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا پریشر آ گیا, ورنہ 100 روپے آپ پی ٹی وی کے لیے بھی لے رہے تھے ہم لوگوں سے. جس گھر میں 2-2 3-3 میٹر ہیں, مطلب 200-300 روپے آپ پی ٹی وی کی مد میں دے رہے ہیں اس ادارے کے لیے جس کو آپ نے بی بی سی بنانا تھا. اب وہ کتنا بی بی سی بنا ہے مسرت, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. کیوں آپ مجھے ایک مشکل زون میں کرتی ہیں لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر؟ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے, یہ تو چلو پریشر کام آ گیا, لیکن یہ پرفارمنس آپ کی وہی ہے جو جعفر بھائی نے بتائی. دیکھیں, سب سے پہلے تو جعفر بھائی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن میں کچھ حقائق سامنے رکھوں گی, اور بہتر ہے کہ آپ اور عوام اس کو سنیں اور ڈیسائیڈ کریں.
सबसे पहले तो मेरे भाई ने फरमाया कि बड़ी महंगी कीमत अदा की वोट को इज्जत देने की। महंगी कीमत ये अदा की कि अपने वर्कर्स को आप लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर जमा किया, उसके बाद बीमारी की आड़ में लंदन गए और उसके बाद आज तक प्लेटलेट्स काउंट किसी को नहीं पता, ना इनको पता है। ये बताएं इनको हेल्थ स्टेटस अगर पता हो तो ना आवाम को पता है, जिन्होंने अपने ऊपर छुरियां चलाई थी, कुरान खानी की थी। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि हमने तो कुछ नहीं किया 2 सालों में। आप अपनी बारी पे बात करिएगा, बारी पे करिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने मान लिया 2 सालों में कुछ किया या नहीं किया। ये एक एक इदारा जब रिफॉर्म होके असली शक्ल में अवाम के सामने आ भी रहा आएगा तो 5 सालों में अवाम कैन इजीली डिसाइड और मीडिया कैन इजीली जज कि हमने क्या किया। लेकिन 40 सालों में इन्होंने जितनी इदारों में माशाल्लाह से तबाहाली की है रिफॉर्म्स करने की बजाय, वो सबके सामने है कि इनके बिजनेसेस में फिर कहती हूँ इनकी दौलत को खाद लगी, वो ऐसी खाद लगी कि वो बढ़ती गई और इस मुल्क के इदारों को ऐसा दीमक लगा कि वो खोखले होते चले गए। अगली बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, वोटर को इज्जत दो और वोटर की इज्जत का जो नारा लगाने वाली मोहतरमा थी जाती उमरा में, उनको तो कोई हेल्थ इशू नहीं है। उनका ट्विटर अकाउंट किधर है? वो क्यों खामोशी का शिकार है? वो क्यों नहीं बोलती? उनकी तो एज भी ठीक है। और चाचा ने क्या कहा? चाचा ने कहा बड़ी अच्छी बात है कि भाई वो आई एग्री उनको हेल्थ इश्यूज हैं, आई एग्री ही इज अ कैंसर सर्वाइवर। और ऊपर से सोचो ही इज एन ओल्ड मैन ऑफ 69 ईयर्स जिसका इंकशाफ उनको जब लंदन से यहाँ पे आए तो उनको पता चला। और उसके बाद ऊपर से कोरोना का इतना बड़ा खतरा, तो उनका तो कोई स्टेटमेंट नहीं बनती। और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि भाई देखें, जो बंदा, हर इंसान को राइट है ऐसी लीडरशिप जो कि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा आईनी ओहदा रख के बैठे हैं ऑपोजिशन लीडर का। तो जब बाकी पार्टियां देखें इनका तमाम का एजेंडा जाती एजेंडा है, तो उसमें उन्होंने ठीक किया। जो बंदा लैपटॉप के आगे कमरे में अकेले बैठ के मास्क लगाता है तो वो क्यों मिलेगा किसी बाकी रहनुमाओं से? इस आर्ग्यूमेंट में सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपके परफॉर्मेंस वाले आर्ग्यूमेंट पे सॉरी मैडम, मुझे तसल्ली कोई नहीं हुई जी। अच्छा, मुकम्मल कर रहे हैं, मैं जाफर भाई के पास जाना चाहती हूं। मिनट दे दे, मैं आपको मुकम्मल करें। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखें, ये जो एपीसी या ये जो अपोजिशन जमाते हैं जो कल इन्होंने मुजाहिरा किया साथ बैठने का, तो इनको कहे नून वालों से मैं ये सवाल करती हूँ कि पंजाब के अंदर 860 रुपए में आटा मिल रहा है, उसके बाद सिंध में 1200 रुपए में क्यों मिल रहा है चक्की का आटा, और जो दूसरा आटा है वो 1150 रुपए में, और वो भी मिल नहीं रहा? क्या इस पे आवाज उठाएगी वो जो वोटर को रोटी दो और वोटर को इज्जत देने का नारा लगाती थी मोहतरमा? उसके बाद उसमें वो जो कैंसर सर्वाइवर हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब हैं जो लैपटॉप के आगे मास्क लगा के बैठते हैं, क्या वो प्रेस टॉक करेंगे इस पे? ठीक है, एक बात, क्या वो प्रेस टॉक करेंगे इस पे कि भाई सिंध के अंदर उनको चाहिए हमारी चीजें भी हाईलाइट करें? और एक सूबा, क्या सिंध के अवाम के ऊपर इन्होंने हुकूमत नहीं की? जब ये फेडरल गवर्नमेंट में थे इन्होंने की, तो क्या उनके राइट्स के लिए कभी इन्होंने आवाज उठाई? आज भी आप कोई दुनिया का सर्वे करा ले, पंजाब की केपी की कंडीशन बेहतर है सिंध से, उस पे इनकी क्या टेक है? इनसे जरा पूछिएगा। मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं पूछूंगी जाफर भाई, बड़े अदब के साथ। मैं तो ढूंढ ही रही हूँ ऑपोजिशन लीडर, हुकूमत भी ऑपोजिशन लीडर ढूंढ रही है। किधर हैं हमारे ऑपोजिशन लीडर? जी बिनिश, बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। हर मामले के ऊपर उनकी राय और मौक़िफ़ बिल्कुल दिया जाता है। आज भी अगर मतीउल्लाह जान का इनको नहीं पता तो ऑपोजिशन लीडर को पता है, उनका एहतजाज भी रिकॉर्ड पे है और हुकूमत से दरख्वास्त भी रिकॉर्ड पर है कि हुकूमत उस मामले में देखे। अभी बहुत सारी बातें आप जब भी इनसे पूछेंगे कि चीनी का रेट, अदवायात महंगी, चीनी चोर किधर हैं, तो ये इनको ऑपोजिशन लीडर मास्क पहने हुए, भाई अगर आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट वो शख्स जो घर में बैठा हुआ है और वहां से बैठ के अपनी पार्टी को अपनी सेहत और बीमारी की वजह से चला रहा है, वो आपकी परेशानी का बाइस है। चीनी की कीमत, आटे की कीमत, अदवायात की कीमत, बीआरटी का ना बनना और बेशुमार ये सारी चीजें, पीआईए का सत्यानाश कर देना, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। उसके ऊपर आप जवाब देना नहीं चाहते। उसके पास आपका यही जवाब है कि जी वो रायविंड वाले कहाँ हैं और मॉडल टाउन वाले। हम बैठे हैं बीबी, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप भी जरा खुल के बता दीजिए अपनी कारकर्दगी। और अगर आप इन सवालात के जवाब नहीं देना चाहते और आपका कहना यह है कि 5 साल बाद आपसे पूछें, तो बिने जरा वो वीडियो दिखाएं इमरान खान साहब की, जिसमें के अंदर वो 90 दिन मांग रहे थे और अभी रिपोर्टें आई सामने पड़ी हैं और वो उसके ऊपर काम करने को तैयार नहीं है। हमारे 40 साल
उन अच्छा, 40 चले, सालों जाफर में भाई, मियां ये नवाज बातें शरीफ ना साहब करें। की हुकूमत शहबाज कितनी देर शरीफ रही? शहबाज शरीफ साहब भी तो 6-6 महीने में लोड शेडिंग खत्म करने का दावा करते थे ना। आपको पता है सियासी बयान है, आप इतने मैच्योर है सियासत में, आपको पता है, आगे करें, आगे बढ़ें, मुकम्मल करें, ये सियासी बयान होते हैं। हमने लोड शेडिंग खत्म की। अब सवाल आपके चेंज होते लेकिन जा 6 रहे हैं महीने में नहीं की लोड सर, शेडिंग बिल्कुल खत्म खत्म की, की। बिल्कुल खत्म की, 6 महीने में नहीं की, 5 साल में की। जी, इमरान खान साहब हजारा मोटरवे का इफ्तिताह करने जाते हैं। दयामीर भाषा पे उनके साथ हैंड हुआ कि वो जो तख्ती लगाएगी तामीराती काम का जायजा, ये तो कभी काउंसलर भी नहीं लगाता। जो वजीर आजम के लिए तख्ती लगाई गई, तो कभी इमरान खान साहब बीआरटी का जायजा लेने भी तशरीफ ले जाए, कभी वहां जाके भी देख लें। जाफर भाई, भाषा डैम की बात है, वो हजारा मोटरवे नहीं है, ये जो आप वाकया कोट कर रहे हैं, इट इज द डैम वाला वाकया। जी, मैंने दोनों बातें, बिनिश हजारा मोटरवे का इफ्तिताह इमरान खान साहब करने गए थे और बादशाह डैम पे भी इमरान खान साहब गए हैं। तो मैं उसी इमरान खान साहब से कह रहा हूं कि वो जरा बीआरटी का जायजा लेने भी जाएं, वहां भी देखें क्या हुआ, तामीराती काम कैसा है, कब वो खोलने लगे हैं, अवाम का पैसा लगा है, नैब को और बाकी इदारों को वो नहीं नजर आता। तो ये 40 साल गिलने वाले अपना भी हिसाब दें कि इन्होंने कैसे किया और कैसे चलाया। लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम करने वाले, भाई जाहिर बात है आज आपके स्कूल भी लैपटॉप पे चल रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं। और ये काम हमने 7 साल पहले पंजाब के अंदर के वजीर आला बैठकर कहां, लाहौर में राजनपुर के डीसी से और नुमाइंदों से भी बात कर सकता था। आज इनका वजीर आला अगर किसी से बात नहीं कर सकता या वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब नहीं कर सकता, सहाफियों का सामना नहीं कर सकता, वो पंजाब के अंदर गंदम के बहरान को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो लैपटॉप की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, आपने मुल्क के तलबा और तालबात के लिए भी और हुकूमत को चलाने के लिए भी। ठीक है कायरा साहब, एपीसी बुलानी है आपने, हैं ईद के बाद। बिलावल साहब की फुल तोपों का रुख जो है वो हुकूमत की तरफ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि सिंध में जो कारकर्दगी है, जो मुसरत ने भी अभी क्वेश्चन रेज किया, यहाँ पे आप कहते हैं कि जी गंदम वाफिर मकदार में मौजूद है, वहाँ जी आटे की किल्लत, कहाँ आसमान से बातें करना शुरू होगी कि इलेक्ट्रिक का मामला आपके सामने है, और आप तो इधर शो में बैठे बैठे आपस में अपोजिशन लड़ पड़ी, तो एपीसी कैसे बुलाएंगे? जरा दोनों बातों को एड्रेस करें ना, किधर है, कहाँ है क्लैरिटी, स्टेटस क्या आप लोग का, जरा बता दें। पहली बात यह है कि केई का जो मसला है वो तो वफाकी गवर्नमेंट ने हल करना, सूबाई गवर्नमेंट ने नहीं हल करना। दूसरा, आपने आटे की बात की, जब पहले बुरहान आया तो उस वक्त पंजाब में था, केपीके में था, उस वक्त भी ये सिंध की बात करते रहे। कोरोना में अगर हम अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि सिंध के साथ मुकाबला शुरू कर देते हैं। मैं अपनी बड़ी बहन से ये पूछना चाहता हूँ, पहली बात है कि हम में सारी खामियां, हम सब कुछ मानते हैं, हम ये भी मानते हैं जिस तरह साथ भाई का फैसला हुआ है कि 90s में हम कहते थे कि हमारा मैंडेट जो है वो पैसे के साथ चोरी हुआ है असगर खान केस में, तो हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये तो करप्ट लोग हैं। 2002 में जब हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारे लोगों को नैब के तहत तोड़ा गया, हम कहते थे तो ये कहते थे नहीं इनका मैंडेट नहीं चोरी किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, हमने फिर भी कहा कि बहुत सारे इलेक्शन उसके बाद भी हमने कहा कि हमें इनके ऊपर तहफुजात हैं। तो साथ भाई के आज फैसले ने यह साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ इख्तियार करती थी वो ठीक है। लेकिन इनसे बात पूछने वाली है, बार बार ये बात करते हैं तो हमें तनकीद करते हैं। जितने स्कैंडल्स आए हैं, अगर हमारे सारी गवर्नमेंटों को मिला लें, 32 साल से हमारी पार्टी की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, हमारी क़यादत की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। क्या 32 सालों में किसी कोर्ट में, मियां साहब के ये जाफर साहब बैठे हैं, मियां साहब की गवर्नमेंटें भी 2 दफा रही हैं, वो भी यही कहते रहे कि ये करप्ट हैं। परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, वो भी कहती रही कि ये करप्ट हैं। अभी ये आए हैं, ये भी कहते हैं ये करप्ट हैं। तो भाई एक खुदा के लिए एक काम करो, किसी न किसी को सजा तो दिला दो। हाँ, हमें सजा हुई, एक टेलीफोन के ऊपर हमें सजा हुई, उसके अलावा तो आज तक पीपल्स पार्टी को कोई सजा नहीं हुई। हमारे आज जो साद साहब का फैसला हुआ है, खुर्शीद शाह साहब का फैसला देख लें, आज 1 साल से करीब हो गया उनको जेल में बैठे हुए, तो क्या कसूर है उनका? भाई बेल होनी चाहिए, बाहर आए, फैसला करें, कोर्ट से फैसला होना चाहिए। लेकिन जब इनसे हम बात करते हैं, अच्छा, अगर इंसाफ की बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं ये मुकमका करते हैं। बात सुन ले प्लीज। तो आज ये इनसे हम पूछते हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या है। चीनी पर ये चुप कर जाते हैं,
आटे पर ये चुप कर जाते हैं, बीआरटी पर ये चुप कर जाते हैं, चले, आप मालम सिंध का जबा बता पर ये दें चुप ना, कर जाते हैं। कायर इनसे साहब, मैं ये कौन पूछ कौन लेती सी हूँ। बात। और अगर मैं अगर सिंध का मतीउल्लाह आपसे जान का हम पूछती हूँ, पूछे, आप मतीउल्लाह मुझे जान का पंजाब पूछे हुकूमत तो की तरफ कहते लगा देते हैं हैं। कि हाँ। पुलिस लेगी है। चलें, अच्छा आप सिंध का नहीं, जवाब दें। हमारा तो काम है, देखिए हम अपोजिशन में हैं, हमने काम की निशानदेही करने। अगर मतीउल्लाह जान को किसी ने भी अगवा किया है तो जो पंजाब जब वफाकी गवर्नमेंट है जिनके नुमाइंदे 5 मिनट बाद मीडिया पर आ जाते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बात हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से बात हो, तो वो क्या नाम है उनका, शहबाज गिल, वो आ जाते हैं, फौरन बात करते हैं। अभी क्यों नहीं आ रहे, इनके क्यों बोलती बंद हुई है? चलें, ये मैं आकर पूछ लेती बताए हूँ। ना। अभी ये मैं मेरी बिल्कुल बहन कह रही पूछ है लेती पुलिस हूँ। उठाकर ले सिंध का गई। जवाब भाई दे दें पुलिस सर। उठाकर ले गई है तो आपके नुमाइंदे कह दें कि अच्छा, पुलिस ने उसमें चलें। क्या जुर्म किया है, उसका जुर्म बताएं। नदीम भाई थोड़ा ठंडा पानी पी लें, मुझे आपके बहुत से सवाल मिल गए, मैं मुसरत से उसका जवाब लेती हूँ, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मुझे सिंध का सवाल वहीं पे कायम है। सिंध में क्या हो गया? जो सिंध में आटे के साथ हुआ वो क्या विफाक ने किया? भाई आपकी मेरी गंदुम बहन, पंजाब में आपको बैन है, मैंने आ नहीं पहले सकती। बताया कि जी क्या पिछले नहीं, आटे का बुरान किसने खत्म किया? जब हमारी पहली दफा भी हुकूमत आई थी तो लोग लाइनों में लग के आटा ले रहे थे, पीपल्स पार्टी ने वो बुरान खत्म किया था। आज भी मैं इस बात कर रहा हूं कि अगर ये सिंध में है तो तब आप बात करें। ये वफाकी गवर्नमेंट का काम है कि क्या इन्होंने आज गंदम, जिस तरह मेरे भाई ने पहले कहा कि 3 माह के बाद ही भाई बुरान नदीम पैदा भाई हो गया, मुझे समझ तो नहीं आ आगे रही ये जो है। 9 माह है वो कैसे निकालेंगे? सिंध की गवर्नमेंट आपके पास है, सिंध में गंदम का प्रॉब्लम हो रहा है, सिंध की गवर्नमेंट पंजाब नहीं आ सकती, मतलब मेरी समझ से बाहर है। आप फिर भी कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ देखिए आ रही क्या पंजाब, है। मेरी बहन, जो गंदम है वो सबसे ज्यादा पंजाब पैदा करता है, पंजाब में सबसे ज्यादा पैदावार है। लेकिन उसके साथ साथ जब गंदम की कमी होती है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या आपने ये, इनकी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये कुछ काम कर रहे हैं? आप हर बात पर सिंध के ऊपर तो जाएंगे, लेकिन देखें कि केपीके में भी तो वही आ रहा है बुरान। गंदम की कमी हो गई ये है, तो मुझे काबिल बता लोग दें। हैं, हम तो काबिल ना हुए, ये तो काबिल लोग हैं। पंजाब वाला भी काबिल है, ये भी चले भाई, काबिल है, काबिल और वफाक का वजीर आजम काबिल है और मतीउल्लाह जान अगवा हो ठीक रहा है है। जी, काबिल लोगों के पास चले जाते हैं। जी मुसरत साहिबा, आपको जवाब मिल गया होगा, आप अपने हिस्से का जवाब दे दीजिए भाई। जी मैं देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये भाई ऑपोजिशन जो है ना इनकी, ये सेंटर में है, एक सूबे में जिसमें इनकी हुकूमत है, और आफ्टर 18th अमेंडमेंट जिसका राग इनकी लीडरशिप इतना लापती है, तो उसके बाद कुछ चीज़ों की नहीं, बहुत सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो सूबों के ऊपर आयद होती है। नंबर 1। नंबर 2, देखें पंजाब ने रिकॉर्ड प्रिक्योरमेंट किया गंदम की 4.5 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि रिकॉर्ड है। नंबर 1। नंबर 2 इज कि इनके सूबे में हमने इंश्योर किया, हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, इसमें कोई शक नहीं, माफियाज ने हमें जिस तरह से नाको चने चबुआए, इसमें कोई शक नहीं, बट वी कंट्रोल द सिचुएशन। अब इस वक्त पंजाब के अंदर मेरी बहन इनको बताएं कि 860 में आटा मिल रहा है, हमने हर चीज पे काबू पाया। और उसके बाद आज सिंध के अंदर 1200 चक्की का आटा, 1150 जो फ्लोर मिल का आटा मिल रहा है, और बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ये इनको बताना पड़ेगा कि ये जो कलरफुल मास्क लगा के यहाँ पे एपीसी करते मेरी फिरते बहन, हैं, चीनी का इनको भी बता नहीं दो भूलना ना, चाहिए कि चीनी सिंध का में इनकी बता दो हुकूमत है। कि क्या फिर रेट अगर एक मुकर्रर और क्या- जो अच्छा, बारी BRT बारी, है बारी, उसका- ऐसे समझ नहीं अच्छा आएगी, भाईजान, बारी अब हुण बस बारी करो ना, जज्बाती हो गए हो, मेरी भी गल सुन लो ना, बस करो, पानी पिए आप आराम से, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात सुने। खैर साहब, अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ BRT ਜਵਾਬ का जो ਦੇਂਦੇ है, ਨਹੀਂ I know ਹੋ, work- ਮੁਸਰਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੇ ਰਿਲੈक्ਸ पहले दिखता नहीं, हुण बोले जा रहे हैं, मेरा सब जवाब अपना नहीं, अपना फिर जवाब उसमें- देंगे, अपना हाँ, अपना सब हाँ, जवाब जी। देंगे। जी जी मुसरत साहिबा। जी उसके बाद अभी जो मेरे भाई फरमा रहे थे, देखें इनको ये मानना पड़ेगा कि हम सिंध की बड़ी अच्छी ऑपोजिशन कर रहे हैं, करें 100 बिस्मिल्लाह सर आंखों पे। उसके साथ साथ जिस सूबे में कंजेक्टिव दूसरा टेन्योर है इनका, और माजी में इनकी हुकूमत रही है, हम ये कह रही हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हमें डे टू डे भी वॉच करें, वो मैंने बात इस पे राय में की थी कि 5 साल बाद हमने अवाम की अदालत में जाना है। हम लाइफ टाइम मैंडेट नहीं लेके आए, हम सल्तनत पे नहीं बैठे हुए, अवाम की अदालत में हमने जाना है, जिसमें 2 साल रह गए, 2.5 साल। इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये है कि अगर हमारा कंपैरिजन तो होना है, क्या मीडिया हमें छोड़ेगा? नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल हमारा डे टू डे भी हो एहतसाब, और हमारा 5 साल बाद अवाम के कटहरे में भी होना है, होना चाहिए। पॉइंट ये है कि ये तारीख गवाह है, आप गवाह हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी जिंदगी करे, हम ये इसी तरह प्रोग्राम्स तो हमने करने हैं।
इन लोगों को अवाम जिस तरह से बुरी तरह रिजेक्ट करने जा रही है सिंध में, ये भाग भाग के पंजाब आ रहे हैं। पंजाब में हम ये इनको मैं बताना चाहती हूँ, ये अर्ज करना चाहती हूँ कि रिफॉर्म्स शुरू हैं, हम करेंगे नहीं, होना चाहिए पे नहीं है। हमने PIA में जो आपके अंदर से जो कच्चे चट्टे निकल रहे हैं ना, उस पे आपको पता होना चाहिए, जिस पे हमें क्रिटिसाइज किया गया। मैंने रेजोल्यूशन मेरी बहन ने बलदियाती इंतखाबात में 1 साल से रिफॉर्म हो रही है आपकी KPK में, और 22 मार्च से आपकी बलोचिस्तान में रिफॉर्म हो रही है। बारी भाई सर, मैं बैठी हुई हूँ, मुझे लेफ्ट आउट ना करें, आई एम द एंकर सर, मुझे अलाउ करें कि मैं शो को ड्राइव कर सकूं। जी मुकम्मल करें मुसर्रत चीमा साहबा। ये यू टर्न के ऊपर तो हमने बात ही नहीं की है। ये जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि मीडिया के प्रेशर के बाद ये जो 100 रुपए आप PTV की मद में ले रहे थे, उसके ऊपर अभी होल्ड लग गया। आप लोगों ने तो ये सर्कुलेशन के जरिए फेडरल कैबिनेट ने जो है बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी कर दिए थे कि जी 100 रुपए लेंगे PTV की फीस। इसके ऊपर इस यू टर्न का भी बताइए कि प्रेशर आएगा तो आप अपनी पॉलिसी, अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करेंगे, प्रेशर नहीं आएगा तो आप करते जाएंगे जो आपका दिल करेगा। इसका भी जवाब दे दीजिए, फिर ऑपोजिशन के पास फाइनल कमेंट्स के लिए जाऊंगी। जी ठीक है बिनिश, मैं आपको अर्ज करूं कि अगर 35 रुपए ले रहे हो हम आवाम से, और उसके बदले में जो PTV का हमने हाल किया है, PTV वो इदारा था जो दुनिया की बेस्ट प्रोडक्शंस कर रहा था। अगर ड्रामों को देखें, क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स को देखें, आज PTV का जो हाल है वो मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं। मेरा मानना ये है, मेरा आज भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब PTV के बारे में क्या कहा करते थे? जी अगर 100 रुपया दे के आप वो PTV का जो ब्राइट माजी था, अगर हम उसको रिवाइव कर पाए तो वो महंगी कीमत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब हमने उसको फिलहाल होल्ड इसलिए किया है कि जब जैसे एक घर है तो उसमें अगर ज्यादा मीटर लगे हुए हैं तो उसको हम कैसे कवर करें, उसके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन इट, ताकि ये बात बिल्कुल बजा है। जो अच्छी चीज है उसको हम इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे कि अगर एक घर में या किसी जगह पे 10-10 मीटर लगे हुए हैं तो उसमें सिर्फ 1 मीटर के ऊपर इसके चार्जेस पड़ने चाहिए। लेकिन मेरा बिनिश आई मस्ट से कि अगर आप मुझे ना जाना है ऑपोजिशन के पास, उसका शानदार अगर रिवाइव कर पाते हैं तो ये महंगी कीमत नहीं है। मैं ऑपोजिशन के पास जाऊंगी। एक मिनट मुझे दोनों ऑपोजिशन के साहिबान को देना है, लेकिन 30 सेकंड्स मैं लूंगी। मुसर्रत साहिबा, इस नोट के ऊपर आपने 35 रुपए हर एक से लेकर के फी मीटर लेकर के, एक घर में फी मीटर 35 रुपए लेकर के आपसे PTV नहीं चल पा रहा। आप उसके पैसे बढ़ाना चाह रहे थे, आपने बढ़ाए भी, वो तो प्रेशर में आके आपको फैसला वापस लेना पड़ा। तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट TV चैनल्स हैं, जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं, वो किस तरीके से अपना जो है वो काम कर रहे होंगे इस पूरे महंगाई, इस पूरे क्राइसिस के अंदर। तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें, ये मेरी आपसे गुजारिश भी है और ये मेरे एक आई ओपनर भी है। जी जाफर इकबाल साहब, 1 मिनट आपके लिए क्लोजिंग कमेंट्स। बिनिश, मैं सिर्फ एक फिक्रा बोलूं, आई टोटली एग्री विद यू। और मैं मीडिया की ये तमाम जो सेक्रीफाइसेस हैं, इतना बड़ा जो बिजनेस क्राइसिस भी चल रहा है, उसमें आई रियली अप्रिशिएट। और ये वो मीडिया आपका जो हमारा प्राइवेट मीडिया, उसकी वजह से ही हमारे मुआशरे में इस्लाह हुई और रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ये ना हो तो जो इन्होंने PTV का न्यूट्रल सा रोल कर दिया, बहुत शुक्रिया आपके एंडोर्समेंट के लिए मुसर्रत साहिबा कि आपने एंडोर्स किया इसको, बहुत शुक्रिया। मुझे ऑपोजिशन के पास जाने दीजिए। 1 मिनट आपका जाफर भाई, 1 मिनट कायरा साहब का। जी जाफर भाई। बिनिश, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। इमरान खान साहब की वो तकरीर जिसमें वो 35 रुपए पे तनकीद कर रहे थे, और आज का फैसला, मेरे ख्याल ये अगर इन्हें सुना दें तो इनके लिए काफी होगा। लेकिन इनकी जो तरबियत की गई है, ये अभी 2 साल से आप 35 रुपए लगा रहे हैं। जो हाजी लोगों की, नेक लोगों की हुकूमत है वो लगा रही है 35 रुपए, हम तो चले नहीं लगा रहे थे। आप बड़ा इनकलाब ले आए हैं। दूसरी बात यह है कि आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लें, इनका एक ही जवाब होगा कि अपोजिशन जमातें जो पहले हुकूमत में रहीं, अपनी कारकर्दगी, अपने वुज़रा की कारकर्दगी। अच्छा सॉरी भाई, मुझे शो क्लोज करना है। आप लोग का पॉइंट आ गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोई रही सही कसर है, अगले शो में पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। सब कुछ ठीक रहा, कल सेम टाइम सेम चैनल आपसे मेरी मुलाकात होगी विद ऑल द न्यू पैनलिस्ट। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।